औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी उम्र के जो मर्द हजरात होते हैं उनमें अक्सर औक़ात ये प्रॉब्लम होती है कि उनको छोटे पेशाब में प्रॉब्लम्स होती हैं। जब वो छोटा पेशाब स्टार्ट करने लगते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और अक्सर औक़ात ये होता है कि इनका पेशाब जो है वो रुक रुक के आता है या इनको रात में कई बार नींद से जागना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा करके इनका पेशाब होता है, यानी जो यूरिनेशन की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। पेशाब खुल के नहीं आना, पेशाब का बंद हो जाना, या इसी तरह फिर अक्सर औकात ये जो है तो ओवर रिएक्टिव ब्लैडर की वजह से भी हो सकता है कि इनका ब्लैडर बार बार एक्टिवेट होता है और उसकी कैपेसिटी कम होने लगती है और थोड़ा सा भी अगर ब्लैडर में यूरिन आ जाए तो इनको फील हो रहा होता है कि बहुत ज़्यादा यूरिन आया हुआ है और पेशाब की बहुत ज़्यादा मिकदार है, लेकिन जब जाते हैं तो इनकी ड्रिबलिंग होती है, कतरा कतरा पेशाब करके आता है और इसी तरह इनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये क्यों होती हैं? जो बड़ी उम्र के मर्द हजरात हैं, खुसूसन 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, अक्सर औकात उनमें एक गदूद है जो कि हमारे यूरिथ्रा यानी मसाने के इर्द गिर्द होता है, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। अब यही प्रोस्टेट जो है ये वक्त गुजरने के साथ साथ इस गदूद का गोश्त जो है वो बढ़ने लगता है और अक्सर आपको उर्फ आम में डॉक्टर कह देता है कि जी आपके मसाने में गोश्त आया हुआ है और इसको हटाना पड़ेगा, जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। प्रोस्टेट के ये मसाइल जिन लोगों को होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक बंदे को जो है तो प्रोस्टेट की सर्जरी करनी पड़ जाए। ज्यादातर लोगों को जो है तो हम मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल कराते हैं जिससे उनके जो यूरिन का अखराज है वो बेहतर हो जाता है और उनको छोटे पेशाब के जो मसाइल होते हैं वो कम हो जाते हैं। ऐसी सूरतों में अल्फा ब्लॉकर यानी जो आपका प्रोस्टेट है, जो आपका मसाना है, जो आपका ब्लैडर है, उसमें अल्फा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इन मसल्स पर और वो अल्फा रिसेप्टर जो है इन मसल को कंस्ट्रिक्ट रखते हैं, इनको खींच के रखते हैं। तो इसकी वजह से जो है आपका जो ब्लैडर है वो भी इलास्टिक रहता है और इसी तरह आपके प्रोस्टेटिक का जो इलास्टिक टिश्यू है वो भी अपनी जो एक पकड़ है उसकी वो बरकरार रहती है। ऐसी सूरतों में जब इनको अल्फा ब्लॉकर यानी टेम्सोलिसिन दिया जाता है तो अल्फा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और अल्फा ब्लॉकेज की वजह से इन मसल्स में जो खिंचाव है वो कम हो जाता है, ये रिलैक्स हो जाते हैं और ब्लैडर भी रिलैक्स हो जाता है। तो बार बार जो यूरिनेशन की अर्ज है या पेशाब आने का जो अमल है वो भी कम हो जाता है। रात में इन लोगों को बार बार नहीं जागना पड़ता और फिर खुसूसन जो प्रोस्टेट के जो जहाँ से यूरिथ्रा गुजरता है, जहाँ से प्रोस्टेट के अंदर से मसाने की जो नाली गुजरती है, यूरिन की जो नाली गुजरती है, सो उसके इर्द गिर्द जो मसल है वो रिलैक्स हो जाते हैं, ये खुल जाती है और पेशाब जो है वो खुल के आता है, खुसूसन उन बुजुर्गों में कि जिनका पेशाब बंद होने के अंदेशे जो है वो ज्यादा होते हैं। टेम्सोलिसिन न सिर्फ प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि पेशाब की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स, जिस तरह के मैंने ओवर रिएक्टिव ब्लैडर का कहा, और इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि गुर्दे में जो पथरियां होती हैं या जो रेत होती है, छोटी सी पथरी अगर गुर्दे की नली यानी यूरेटर में आ जाए तो यूरेटर स्पाज्म में चला जाता है और ये पथरी जो है ये यूरेटर के अंदर या गुर्दे की जो नली है उसके अंदर रहता है। इसकी वजह से गुर्दे पर बैक प्रेशर डेवलप होता है, गुर्दे में सूजन आ जाती है जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है। अब इसी हाइड्रोनेफ्रोसिस को कम करने के लिए इस जो कंकरी है, ये जो पत्थर है, किडनी स्टोन है, इसको फ्लश आउट करने के लिए भी हम मसल रिलैक्सेंट अल्फा ब्लॉकर यानी टेम्सोलिसिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके जो यूरेटर है, गुर्दे की जो नली है, उसके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाए, वो खुल जाए और पथरी को नीचे आने में, मसाने तक आने में और मसाने के जरिए उसके अखराज में आसानी हो। तो जो लोग मेडिकल फ्लश आउट थेरेपी यूरेटेरिक स्टोन्स के लिए या ब्लैडर के छोटे स्टोन्स हों उनके लिए करते हैं तो उनमें भी टेम्सोलिसिन का इस्तेमाल कराया जाता है। टेम्सोलिसिन का इस्तेमाल करने वाले लोग जो है, जैसा कि ये एक अल्फा ब्लॉकर है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, तो इसके साथ अक्सर औकात लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में वो डिजीनेस यानी चक्कर आना, इसके साथ जो है तो उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाना, ब्लड प्रेशर का गिर जाना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, ये इसके साथ जो है ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। खुसूसन वो अफराद जो कि दिल के अमराज में मुब्तला हैं और वो बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक तो इनका बीटा ब्लॉक्ड मतलब उनका हार्ट रेट जो है वो स्लो है, फिर अगर आप उनको ये दें तो उनको अल्फा ब्लॉकेट भी हो जाती है। तो अल्फा और बीटा जो दोनों हैं वो आपके हार्ट रेट को, आपके ब्लड प्रेशर को, इसको मेंटेन रखते हैं। तो अक्सर औकात देखने में ये आया है कि बड़ी उम्र के अफराद जो है बीटा ब्लॉकर्स का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनमें अगर अल्फा ब्लॉकर भी आप दे दें
تو الفا اور بیٹا جو ریسیپٹرز ہیں دونوں بلاک ہو جاتے ہیں اور شدید قسم کا بلڈ پریشر میں فال آ سکتا ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ شاک میں جا سکتا ہے، اور ایسی صورتوں میں اکثر اوقات ان کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ تیز ہو سکتا ہے، اور دل کے جو مریض خصوصاً بیٹا بلاکرز پر ہیں ان میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر ان کے پروسٹیٹ کے مسائل کے لیے آپ ان کو الفا بلاکر دے رہے ہیں تو ان کے بیٹا بلاکٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو کم کرنا ہے، بیٹا بلاکر کی ڈوز جو ہے وہ کم کرنی ہے۔ آپ نے اگر دونوں کی ڈوز الفا اور بیٹا بلاکرز کی ساتھ دے دی تو ایسی صورتوں میں آپ کے پیشنٹس کو پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ سکن ریش کا ہونا، اس کے ساتھ جو ہے تو ٹینائٹس، ورٹائگو یعنی کانوں میں شور، اس کے ساتھ چکر آنا، یہ کامن مسائل ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو جو ہے تو اس کے ساتھ متلی بھی ہو سکتی ہے، ان کو پوسچرل ڈراپ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں غنودگی کے علامات بھی بعض اوقات لوگوں کو ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے تو ٹیمسولسین کا استعمال ہم اکثر اوقات رات کے وقت کراتے ہیں تاکہ یہ لوگ لیٹے رہتے ہیں تو ان میں پوسچرل ڈراپ کا جو ایشو ہے یا بلڈ پریشر لو ہونے کا جو ایشو ہے تو اس کے ساتھ ان کو ورٹائگو، ڈیزینس یا ڈراؤزینس یعنی غنودگی نہ ہو۔ پھر اس کی جو میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کے ساتھ جو مسلز ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، بلیڈر نیک کے جو مسلز ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً ان افراد کے لیے جو سیکشولی ایکٹیو ہوں، وہ میل حضرات، ان کو ایجیکولیشن میں یعنی فارغ ہونے میں ان کو اکثر اوقات پرابلمز ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ریٹروگریڈ ایجیکولیشن یعنی ایجیکولیشن کا جو فورس ہے وہ آگے کی طرف ہونے کی بجائے وہ پریشر آگے تا نہیں جاتا، پیچھے جاتا ہے، اور جو سارے کا سارا جو ایجیکولیشن کے ساتھ جو منی آتی ہے یا سپرم ریلیز ہوتے ہیں، سیمن ریلیز ہوتا ہے، وہ اکثر اوقات بلیڈر میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو قطرہ قطرہ کر کے وہ یورین میں اس کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ریٹروگریڈ ایجیکولیشن جو ہے وہ بھی اس کے کامنسٹ سائیڈ ایفیکٹس میں ہیں، اور اکثر اوقات جو ہیں تو لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں، جو مرد حضرات اس کا استعمال کرتے ہیں، کہ اس کے ساتھ جو ہے تو ان کی ایجیکولیشن پہ کافی فرق پڑا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کو بھی یہ فائدہ حاصل ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔